ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवधेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। शंकराचार्य अवधेश्वरानंद सरस्वती ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर संतुष्टि जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि कमियां निकालने वाले लोगों को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। ये जो तैयारियां हैं खूब हैं, लेकिन तैयारियों का मामला ये होता है कि कितनी भी तैयारी कर दो कुछ न कुछ तो कमी रही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कमी निकालने वाले इसमें कमी निकालते रहेंगे। हमारी दृष्टि से कोई कमी नहीं है। वो प्रयास किया गया है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं वो हर सप्ताह लगभग एक बार पिछले 2-3 महीने से यहाँ आते रहे हैं। स्वयं एक एक चीज उन्होंने देखा है, मेले में भ्रमण करते हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई मुख्यमंत्री। तो हमने ये देखा है, हमने कई कुंभ देखे हैं और अनेक कुंभ में हमने देखा है कि जिस समय जो मुख्यमंत्री रहता है वो बहुत कोशिश करता है कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था करें ताकि लोगों का आशीर्वाद हमको मिले। उसका उद्देश्य राजनीतिक होता है कि यहाँ से लोग खुश हो जाएं तो हमको वोट दें, वो ठीक है, लेकिन कम से कम करता तो है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी बहुत प्रयास किया है जो दिखाई दे रहा है। तो हमारी दृष्टि से तो कोई कमी नहीं है। जूना अखाड़ा की वाल्मीकि पीठ के महंत योगी उमेश पुरी ने कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सनातन के उत्सव में देश ही नहीं विदेश से आप लोग भी व्यवस्थाओं को देखकर बेहद खुश है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जितनी तारीफ की जाए कम है। एक बड़ा विशेष संयोग अब की बार है। 144 वर्ष बाद ये कुंभ है, महाकुंभ इसको हम बोल सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा कोई पर्व नहीं है, सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें करोड़ों लोगों का संग्रहण अर्थात एक स्थान पर एकत्रित होकर स्नान करना, मुझको लगता है कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है। वहां देख सकते हैं। मैं प्रथम शाही स्नान में वहां पर था। जो विहंगम दृश्य मैंने वहां पर देखा वो हम लोगों को भाव विभोर करने वाला था कि भारत ही नहीं विश्व के सभी राष्ट्रों से, विशेष तौर पर मैंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो लोग भी बड़ी संख्या में कुंभ में स्नान कर रहे थे। और जहां तक योगी जी की व्यवस्था है, मैं ही नहीं वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा था और प्रशंसा करने योग्य काम उन्होंने किया भी है। और वहीं अखिलेश यादव ने महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर सवाल उठाया है, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि भक्तों की भीड़ देखकर श्रद्धालु अखिलेश के पेट में दर्द हो उठा है। अखिलेश सनातन संस्कृति को आगे बढ़ता नहीं देख पा रही है। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार जो 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों को डुबकी लगाने की बात कर रही है, ये लोग पैदल गए वहां पर? सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है। हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। देखिए, अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं। उनको सच्चाई का न ज्ञान है, न वो सामना करना चाहते हैं। और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने बयानों को देखिए, उनके पुराने कृत्यों को देखिए। अयोध्या में रामलला के भक्तों पर इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, इन्हीं के दल के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे? नहीं देख सकते। ये इनके मन में पीड़ा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके करोड़ों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं जब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, तो इनके मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वहां जाति का बंधन टूट गया है। एक मंच पर, एक लाइन में संगम तट पर करोड़ों लोगों का हुजूम देख करके अखिलेश यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। योगी सरकार के इंतजाम को लेकर श्रद्धालुओं ने जमकर तारीफ की है और कहा है कि उम्मीद से ज्यादा यहां के इंतजाम है और हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है। कहाँ से आई हैं? छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गंगा स्नान कर लिए? हाँ, कर लिए। बाबाओं का आशीर्वाद लेने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है।
बाबाओं का आशीर्वाद लेके कैसा लग रहा है आंटी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा सब व्यवस्था अच्छी है। सब व्यवस्था। कहाँ से आई हैं आप? आप ग्वालियर जिले से। ग्वालियर से आई हैं? एमपी मध्य प्रदेश से आई हैं? हाँ। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। उज्जैन भी जाएंगी बाबा के दरबार में अगली हाँ। बार जब कुंभ होगा तो? हाँ जाएंगी? जाएंगे। जाएंगे कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छा कहाँ है। पर रुके हैं आप लोग? हम लोग वहाँ रुके हैं हॉस्टल में। अच्छा, व्यवस्थाएं जो की गई हैं अब जैसा सोचकर आए थे वैसी व्यवस्थाएं हैं और अच्छी हैं? कैसा है? हाँ, और अच्छे हैं और सब अच्छी है। बढ़िया अच्छी है। व्यवस्था है। तो सेवा भगवान की सेवा कर रहे हाँ। हैं संतों लोगों ने। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छे लग रहे अच्छा लग रहा है। कब आए आप? हैं। हम कल आया कल आए। कहाँ से आए? कोलकाता से आए। कोलकाता से आए हैं। मजा आ रहा है? बहुत मजा अनुभव आ रहा है। अच्छा है। अच्छा है। एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ का। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और दादा? बहुत अच्छा है। अच्छा है। बहुत व्यवस्थाएं अच्छा। अच्छी हैं? हाँ, यहीं बहुत- रुके हैं आप? बहुत। हाँ, यहीं के यहीं हैं। रुके हैं? हाँ, यहीं के हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है अनुभव? बहुत अच्छा। हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से इतनी दूर से आप आए हैं महाकुंभ में और इस विशेष अवसर पर कैसा लग रहा है आपको? हमको एकदम बहुत प्रसन्न है। इतनी बड़ी संख्या में हिंदू लोग आके अपनी आस्था का प्रकट कर ये कर रहे, नुमाइश कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। अयोध्या के मिल्कीपुर की महाभारत के लिए स्टेज सेट हो चुका है। समाजवादी पार्टी के बाद बीजेपी की तरफ से भी पर्चा दाखिल हो चुका है। अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के चंद्रभान पासवान ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के मौके पर बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन नजर आया है। नामांकन से पहले जनसभा की गई, जिसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। सरकार के 7 मंत्री नामांकन में शामिल हुए। एसपी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद प्रत्याशी हैं। वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या जैसी जीत का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अब स्टेज पूरी तरह सेट हो चुका है। एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद के नॉमिनेशन के बाद बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। नामांकन से बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जनसभा भी की। इसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल रहे। इसके अलावा कई मंत्री भी नामांकन में शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि वो मिल्कीपुर उपचुनाव जीत रही है। भैया थोड़ा पीछे लगता है कि कैंडिडेट को लेकर प्रत्याशी गरीब कल्याण योजना है और इस सभी का जो जनता के बीच में है स्वीकारता प्रत्याशी के समाजवादी पार्टी ने एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद उन्हें विधायकी छोड़नी पड़ी, जिसके चलते ये सीट खाली हुई। अवधेश प्रसाद ने दावा किया है कि वो अजीत प्रसाद को ऐतिहासिक जीत दिलवा कर रहेंगे। इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके, यूं तो ये चुनाव मिल्कीपुर का है, लेकिन ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर का चुनाव बना दिया है। एसपी से प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बुधवार को भगवान का आशीर्वाद लेकर 2 सेटों में अपना नामांकन किया था। अजीत प्रसाद के नामांकन के दौरान शपथ पत्र में डिटेल्स सामने आए हैं। उसके मुताबिक उनके पास 2 करोड़ 8 लाख रुपए की संपत्ति है, 1.57 करोड़ खुद की कमाई की संपत्ति है, 51.35 लाख विरासत में मिली संपत्ति है। सोहावल तहसील के कई गाँव में जमीन है। अजीत प्रसाद पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कोतवाली नगर में अपहरण मारपीट का केस दर्ज है। रौनाही थाने में भी मारपीट का केस दर्ज है। एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट के लिए स्थानीय वर्सेस बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा उठाया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। देखिए, बाहरी और घर की लड़ाई होने जा रही है। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। कांग्रेस और बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में एसपी प्रत्याशी अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान में सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के बागी सूरज चौधरी को मैदान में उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। तीनों ही प्रत्याशी पारसी बिरादरी से आते हैं।
मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख शुक्रवार तक है। इस सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 9 नेता सिर्फ यूपी के शामिल है, जिसमें सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी सीएम योगी की डिमांड बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। इस लिस्ट में फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई दिग्गज नेताओं को जगह मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की घोषणा कर दी है। उस लिस्ट में अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 9 नेता सिर्फ यूपी के शामिल हैं। बीजेपी ने वाराणसी से सांसद और पीएम नरेंद्र मोदी को स्टार प्रचारक बनाया है। इसके साथ ही लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। सीएम योगी को भी दिल्ली के दंगल में स्टार प्रचारक बनाया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह मिली है। इसके साथ ही गोरखपुर से सांसद रवि किशन, गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को भी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया, कानून का शासन स्थापित किया और तमाम उल्लेखनीय काम किए हैं। उस कामों को लेकर जब योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में प्रचार करेंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जो प्रचंड जीत दिल्ली में होने जा रही है उसमें योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता भी सहायक सिद्ध होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है, वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है। इससे पहले सीएम योगी ने पिछले साल हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। इस दौरान सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे की धूम रही थी, जिसका बीजेपी को काफी फायदा भी मिला था। हिंदुत्व के बड़े फायर ब्रांड चेहरे के तौर पर उभरे सीएम योगी एक बार फिर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर के ये बताएंगे कि जिस प्रदेश का प्रतिनिधित्व पिछले 7-7.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा फिसड्डी है, दिल्ली में जाकर के वो ये बताएंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में ये जाकर के बताएंगे कि अगर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं? उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी सीएम योगी के प्रचार के लिए डिमांड है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी निकाय चुनाव के लिए हल्द्वानी, रुड़की और ऋषिकेश में रैलियां कर सकते हैं। साल 2020 में हैदराबाद में भी सीएम योगी निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में अब दिल्ली फतेह के लिए यूपी के दिग्गजों की फौज बीजेपी प्रचार के लिए उतार रही है। उत्तराखंड, यूपी और बिहार के खासकर पूर्वांचल के क्षेत्र के लोगों को साधने के लिए बीजेपी ने खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं पर दाव लगाया है। उसके साथ साथ अगर बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के नेताओं के ऊपर पूरा दारोमदार है दिल्ली में बीजेपी में सत्ता में वापसी का। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। और दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुए खो खो वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं। वर्ल्ड कप मुकाबले में 23 देशों के खिलाड़ी, 20 पुरुष और 19 महिला टीमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की उप कप्तान ब्रिजिट कॉटल
वर्ल्ड कप का हिस्सा बनकर काफी खुश हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि खो-खो 2023 में ब्रिस्बेन में होने वाले ओलंपिक खेलों के जगह बनाएगा। उन्होंने दिल्ली में आयोजित इस वर्ल्ड कप में इंतजामों की खूब तारीफ की है। दूसरा वर्ल्ड कप की पुरुष टीम ने पेरू को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारत की टीम ने पेरू के खिलाफ 70 से 38 के अंतर से जीत हासिल की है। पेरू ने टर्न 2 में थोड़े समय के लिए अपना डिफेंस मजबूत किया, लेकिन भारत की टीम के कप्तान और वाजीर प्रतीक वायर ने नेतृत्व में जल्दी ही अपना दबदबा फिर से कायम कर लिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि खो-खो वर्ल्ड कप में आज किस किस के बीच कौन सा मुकाबला होगा। दोपहर 1 बजे महिला वर्ग का मुकाबला साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच होगा, जबकि इसके बाद अगला मुकाबला 3:15 बजे पुरुष वर्ग का इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। 4:30 बजे महिला वर्ग का मुकाबला नेपाल और ईरान के बीच खेला जाएगा। शाम 5:45 पर पुरुष वर्ग का मुकाबला बांग्लादेश और नेपाल के बीच होगा। वहीं शाम 7 बजे भारत की महिला टीम का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और संभल में बिजली चोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। बिजली विभाग ने 1400 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं, जिसमें 16 मस्जिदों और 2 मदरसों के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप हैं। एसपी सांसद जियाकुर रहमान बर्ग भी बिजली चोरी के आरोपियों में शामिल हैं। बर्ग पर 1.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें रिकवरी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है, जिसके बाद वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से जहां एक तरफ पुलिस और प्रशासन एक्शन में है, वहीं विद्युत विभाग भी बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार एक्शन में है। संभल में पिछले 1 महीने में बिजली चोरी के 1400 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें 16 मस्जिदें और 2 मदरसे भी शामिल हैं। बिजली विभाग अब तक बिजली चोरों पर 11 करोड़ का जुर्माना लगा चुका है। वहीं बिजली विभाग ने अब तक 20 लाख रुपए की रिकवरी भी की है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी लूट की छूट वाली योजना चलाते थे। तुष्टिकरण वालों के लिए लूट की खुली छूट थी और इनके एक वरिष्ठ मंत्री कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो सामान सरकारी है वो जमीन हमारी है। और बाकायदे अखिलेश यादव के मंच से उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी करना है, बिल नहीं देना है। मुझे लगता है कि लूट की छूट वाली सरकार चली गई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी तो लूट के छूट पे ताला लगाने का कार्य किया गया। संभल में बिजली विभाग ने 1 महीने में बिजली चोरों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। 2 दिन पहले भी 42 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के यहाँ बिजली चोरी पकड़ी गई थी। संभल में 1 महीने में 11 करोड़ की बिजली चोरी हुई, जिसमें अकेले 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर लगा है। बिजली विभाग ने बिल जमा करने के लिए एसपी सांसद बर्ग को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। समाजवादी पार्टी ने संभल में बिजली विभाग के एक्शन पर सवाल उठाए हैं। साथ ही संभल हिंसा को सरकार की नाकामी से जोड़ा है। वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। वो हिंदू मुसलमान की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, मदारों की बात करती है, बिजली की बात करती है। अगर बात नहीं करती तो रोजगार की नहीं करती है। बात नहीं करती तो उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती है, दूध और दही पे टैक्स दिया जा रहा है, उन मुद्दों की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी जो हर मोर्चे पे विफल है, वो जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए संभल जैसी घटनाओं का जिक्र करती है, उन पे राजनीति करती है। संभल में 2 दिन पहले 42 लोगों पर बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया है। संभल में बिजली विभाग लगातार बिजली चेकिंग कर रहा है और बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे दे, पाकिस्तान के पूर्व पीएम को 14 साल की जेल हो गई है। इमरान खान को 14 साल की जेल हो गई है। पत्नी को भी 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को यह सजा सुनाई गई है। इमरान खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट घोटाले में इमरान खान को सजा सुनाई गई है।
तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।